हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू कैंपस। तो आज हम लोग सीडीपी की क्लासेस सीटेड और टेट के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों का पहला चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें हम बच्चों के विकास के बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे और बालक का विकास किस क्रम में होता है, कैसे कब होता है, इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो हम लोग पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, आदिमानव भाषा में पढ़ाने में दक्षता और पढ़ाने की उत्सुकता। तो हम लोगों का यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। तो हम लोग इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका आंसर है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। और हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों का सेकंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठ सकते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं और तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है, उन्हें ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। तो हम लोगों का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, कि शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई भी समस्या होती है तो शिक्षक के साथ बैठकर उस समस्या पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोगों का थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो हम लोगों का यहाँ पे सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। पहला संरक्षण, और दूसरा ऑप्शन सेकंड संख्याबोध, और तीसरा क्रमानुसार, डी वर्गीकरण, फिफ्थ नंबर पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो इन 5 योग्यताओं का विकास होता है बच्चे में। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इन 5 योग्यताओं का विकास बच्चे में हो जाता है। ओके, तो अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है,
पहला ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध यानी कि समझ, बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ओके, मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। तो किसी कार्य को करने से पहले हमें उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये हम लोगों का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबंधित करने का कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। बी ऑप्शन है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और डी ऑप्शन है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे हम लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। कि किसी बच्चे को अगर कुछ समझाना है तो उसके लिए विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे हम लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोगों का सिक्स क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो निम्न में से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए नंबर है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। और सी नंबर है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। और डी अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो यहाँ पे हम लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो उपलब्ध कराने से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रश्न करने के अवसर बहुत ही आवश्यक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना बच्चा कौन सी अवस्था में आरंभ करता है पियाजे के अकॉर्डिंग? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष एवं उससे ऊपर है, ऊपर की अवस्था। और बी ऑप्शन संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। सी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और डी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। यहाँ पे हम लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के ऊपर की है
वह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था या 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है, मतलब कि परिपक्व हो जाता है। और बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं, उसमें सोचने और समझने की क्षमता आना आरंभ हो जाती है। ओके, 8 क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन ए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी ऑप्शन, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सी ऑप्शन, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और डी ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पे हम लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए। तो जो वास्तविक दुनिया है हम लोगों की, रियल दुनिया है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएं जो हम लोगों की रियल लाइफ से कनेक्ट हों, तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो कौन सा कथन है जिसमें सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी गई है। तो ए ऑप्शन है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। और सी ऑप्शन है, अन्य अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। डी ऑप्शन है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। और हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टबाधित विद्यार्थी ए ऑप्शन के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी ऑप्शन है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए तथा श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और सी ऑप्शन है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन है, को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। तो हम लोगों का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए तथा श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा उसके साथ ही एक सामान्य व्यवहार भी करना चाहिए। तो इसलिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए श्रव्य सीडी माध्यम से उन्हें सिखाने में सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ओके गाइस, तो हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो ए ऑप्शन है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी ऑप्शन है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। सी ऑप्शन है, सानिध्य संगति की अवस्था। और डी ऑप्शन है, सामाजिक अनुमोदन तथा अथवा सराहना की आवश्यकता। हम लोगों का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक, तो हम लोगों का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना ये शारीरिक आवश्यकता है और ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बी ऑप्शन, सभागार। सी ऑप्शन, घर। डी ऑप्शन, खेल का मैदान। तो यहाँ पे हम लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
कि विद्यालयों में कक्षा पर्यावरण, तो विद्यालयों में कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालयों में कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं एवं उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। विद्यालयों कक्षा के पर्यावरण में ही इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। और हमें बाल विकास में सिर्फ बच्चे के मन के बारे में जानना है। जो सीटेट की सीडीपी है या यूपी टेट की, इसमें बच्चा ही इसका केंद्र है। हमें बच्चे के मन को समझना है। ओके गाइस, तो आज से हम लोग सीडीपी का डेली एक चैप्टर कंटिन्यू पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।